आज हम हमारे एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है हम आज वो देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ये सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेन रोल किसका होता है? एल्वुलाई का। एल्वुलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेन रोल प्ले करती है। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की यही है। तो एल्वुलाई किसका मेनली एक्सचेंज करती है? कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन एंड CO2। दो गैसेस हैं जो हमारे जो है एल्वुलाई के थ्रू ब्लड में एक्सचेंज होती है। तो पहला एक्सचेंज तो हमारे जो गैसेस का होता है वो एल्वुलाई में होता है, दूसरा एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। तो एल्वुलाई अगर हम देखें तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके बाद होती है वहाँ की बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर आती है ब्लड कैपिलरी। एल्वुलाई की जो ये एपिथेलियम लेयर है ये है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर ये बीच की जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ये मेन रोल प्ले करती है एक्सचेंज में। तो बोला जाता है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी कम होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना ही ज़्यादा होगा। और एनसीईआरटी ने एक और लाइन कही है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। लेस देन 1 मिलीमीटर होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस। तो हमने देखा कि पहली जो एल्वुलाई की जो लेयर है उसको बोलते हैं थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, जो बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है वो है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो ये तीन मेम्ब्रेन हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली होता है। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस ये है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसके थ्रू जो है ऑक्सीजन का और CO2 का। अब हमें पता है कि एल्वुलाई में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? बाहर से। जो हम एयर को इंस्पायर करेंगे वो ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाई में आएगी और वो ऑक्सीजन फिर यहाँ इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई कहाँ जाएगी? हमारी ब्लड कैपिलरी में जाएगी। और ब्लड में जो CO2 है वो कहाँ जाएगी? हमारे एल्वुलाई में जाएगी। और ये होता कैसे है? ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये डिफ्यूजन होगा ही नहीं होगा? तो ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे और मेन डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे। तो तीन चीजें हैं जिसपे ये डिफ्यूजन डिपेंड करता है। पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, या फिर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गैसेस का, पार्शियल प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा है गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है ब्लड में। जितनी ज़्यादा ब्लड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी होगी कोई गैस उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। और तीसरी चीज़ आती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है। थिकनेस किस मेम्ब्रेन की? ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई है उसकी थिकनेस। तो उसकी थिकनेस जितनी कम होगी डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो इन चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है। और एक चीज़ अब हम आज मेनली पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बट CO2 का भी होता है। तो एनसीईआरटी ने ये भी लाइन बोली है कि जो एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट होता है वो CO2 का ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और CO2 का ये मेन हम पढ़ने वाले हैं और उसमें भी हम आज पढ़ेंगे केवल कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो बच्चों अभी तक हमने देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता कौन है। हमने एल्वुलाई देखा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जिस पे डिपेंड करता है एक्सचेंज, वो देखा। अब हम देखेंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तीन फैक्टर्स बताए थे, पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड तीसरा बताया था थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन मैं आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बताई। अब है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्शियल प्रेशर होता क्या है? कोई भी डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब जो एयर का या कुछ एयर का प्रेशर होता है या फिर एल्वुलाई में डिफ्यूज होने के लिए जो प्रेशर की जरूरत होती है वो होता है पार्शियल प्रेशर। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज का वो एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है। तो उसके लिए हमें प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैसेस का एक्सचेंज करा सके। तो अब इस एल्वुलाई में या ब्लड
कैपिलरी में हर जगह अपना एक अलग अलग पार्शियल प्रेशर होता है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जैसे कि हम जो पहले O2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब PO2 को डिनोट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। तो एटमॉस्फेयर में कितनी होती है जो हम लेते हैं वो होती है 159 mmHg। और हम वैसे तो ऑक्सीजन का देख रहे हैं बट CO2 का भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि वो भी एनसीईआरटी में इसके साथ में गिवन है, क्योंकि एक्सचेंज कराएंगे तो ऑक्सीजन जब इसके अंदर जाएगा तो CO2 बाहर भी तो आएगा। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है 159 और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है 0.3 mmHg। फिर वो एयर हम इंस्पायर करते हैं अंदर आती है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ होता है 104 mmHg। और CO2 का यहाँ पे कितना होता है पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे CO2 का होता है 40 mmHg। अब ये ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरी में आएगा, ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन आएगा, CO2 वहां से जाएगा। और ब्लड कैपिलरी में तो फिर ऑक्सीजन कितना हुआ, जो ऑक्सीजन आया, तो अब अगर ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ आना है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए जब जाके वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे जो ये हार्ट से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और CO2 का होता है 45। तो आप देख सकते हैं कि PO2 का कितना है पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई में 104 और यहाँ पे है 40। तो इस वजह से ऑक्सीजन का मूवमेंट एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरी में होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यहाँ पे CO2 है 45, यहाँ पे CO2 है एल्वुलाई में 40। तो इस वजह से CO2 का मूवमेंट वो होता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू एल्वुलाई और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड कैपिलरी। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, तो अब ये जो ब्लड जाएगा, अब ये कौन सा ब्लड हो गया, ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें क्योंकि ऑक्सीजन आ चुका है तो इसमें अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़कर कितना हो जाएगा, PO2 हो जाएगा 95 mmHg और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा 40 mmHg। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में जाता है। तो अब ये पूरा लंग्स के थ्रू हो रहा है, लंग्स में एल्वेलाई है उसके थ्रू होता है। तो लंग के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी। तो यहाँ पे जो ये एक्सचेंज हो रहा है ये हो रहा है पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वेलाई के बीच में। ये जो है पल्मोनरी कैपिलरी है। कैपिलरी क्या होता है, जब आर्टरीज जो है अपनी ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो वो मिलके कैपिलरी बनाती है और फिर वो कैपिलरी वापस जुड़ के वेन का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि ये है आर्टरीज, तो आर्टरीज से क्या बनेगी, यहाँ पे कैपिलरीज बनेगी और कैपिलरी फिर वापस मिलके क्या बनाती है, वेन का फॉर्मेशन करती है। तो ये पल्मोनरी कैपिलरी है, उसके थ्रू ब्लड जाएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में बाय पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजनेशन हुआ है यहाँ पे ब्लड का। यहाँ पे ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिला है, बाइंडिंग हुई है, वहाँ पे ऑक्सीजन की लोडिंग हुई है। अब ब्लड में मैं अभी आपको बताऊंगी कि ब्लड में वो क्या चीज़ है जिसके साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है या लोडिंग होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग हुई ब्लड के साथ, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आया हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, सर्कुलेशन का। तो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड आया, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो सिस्टमिक, अब ये हमारी बॉडी में जाएगा। हार्ट का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना पूरी हमारी बॉडी में, और वो ब्लड में ऑक्सीजन भी है तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी जा रही है। अब वो ब्लड में पूरी होल बॉडी ट्रेवल करेगी, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सिस्टमिक। तो ये जो सर्कुलेशन होता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ये होता है सिस्टमिक आर्टरी। तो मैंने आपको बताया कि सिस्टमिक आर्टरी से होल बॉडी में ब्लड जाता है और वो ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ब्लड जा रहा है अब लेफ्ट एट्रियम से सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जाएगा वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो टिश्यूज
टिश्यूज में क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है तो टिश्यूज में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यूज में और टिश्यूज से जो CO2 है वो आएगी ब्लड में। तो अब जहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में जाएगा तो इसका पार्शियल प्रेशर हमने देखा था, पार्शियल प्रेशर सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजन का कितना होता है 95 mmHg, वही रहता है सेम जिस पार्शियल प्रेशर से ब्लड जो है हार्ट में आ रहा था। अब पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है 40 mmHg, पर अगर हम जब टिश्यूज का देखते हैं तो टिश्यूज का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mmHg। तो यहाँ पे 95 है और टिश्यूज में 40 है, तो इस वजह से ऑक्सीजन जाएगा टिश्यूज में और यहाँ पे CO2, टिश्यूज में CO2 है 45 और ब्लड में CO2 है 40, इसलिए CO2 आएगी सिस्टमिक आर्टरी में और ये ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यूज में। तो ऐसे इस तरीके से हाई टू लो प्रेशर में ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। फिर वो अब ये CO2 मिल गए, ब्लड में से ऑक्सीजन तो चला गया और यहाँ पे CO2 आ गई, तो ये जो ब्लड अब आया है ये कौन सा ब्लड है हमारा, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा सिस्टमिक वेन के थ्रू। और यहाँ पे अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो होगा 40 mmHg और CO2 का होगा 45 mmHg। ये ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाएगा सिस्टमिक वेन के थ्रू और वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ जाके सिस्टमिक वेन कहाँ जाके ओपन होती है, राइट एट्रियम में। ये ब्लड आया राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में से वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी कैपिलरी के पास। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चल रहा है हमारा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम टिश्यूज से लेकर आए थे वही हार्ट में गया है, वही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से वहां पे वापस से लंग्स में एल्विलाई के पास जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी के पास जाता है ऑक्सीजनेट होने। तो ये पल्मोनरी वो जो आई थी यहाँ से ब्लड लेके वो पल्मोनरी वेन थी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस से ब्लड जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाता है। वापस से पूरा वैसा ही सेम प्रोसेस जो हमने अभी देखा, गैसेस एक्सचेंज होता है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से। जब जहाँ प्रेशर गैसेस का हाई होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जो है गैसेस का एक्सचेंज होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और यही होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि हाँ एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, सब कुछ हमने देख लिया। पर ब्लड के थ्रू होता है तो ब्लड में है क्या जो इस ट्रांसपोर्ट को करवाता है, तो ब्लड में एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो आप सभी जानते हैं जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो इसका गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, ऑक्सीजन का या फिर CO2 का ट्रांसपोर्ट कराता कौन है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ब्लड में मिलने वाला एक रेड कलर का पिगमेंट है, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट है आयरन कंटेनिंग। और आयरन की भी कौन सी स्टेट में ये प्रेजेंट होता है, तो Fe+2 स्टेट में ये प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और ये जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप याद रख सकते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, क्योंकि अपन को पूछ लिया जाता है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा की 2 यूनिट्स एंड बीटा की 2 यूनिट्स मिलके एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाती है। अब हीमोग्लोबिन भी जैसे कि एडल्ट्स में जो होता है वो होता है अल्फा 2 बीटा 2, पर अगर जैसे हम फीटस की बात करें तो उसमें जो हीमोग्लोबिन वो होता है अल्फा 2 गामा 2। यहाँ पे बीटा की 2 यूनिट्स होती है, यहाँ पे गामा की यूनिट्स होती है। तो जैसे कि मैंने 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई, ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है।
हीमोग्लोबिन, अब इसके नाम में ही अगर हम देखें तो पहला वर्ड आता है हीम और फिर आता है ग्लोबिन। तो ये प्रोटीनिशियस और नॉन प्रोटीनिशियस दोनों कंपाउंड से मिलकर बना है। जो पीछे का ग्लोबिन है ये प्रोटीन कंपाउंड है और जो हीम है वो नॉन प्रोटीनिशियस कंपाउंड है। अब हीमोग्लोबिन में हीम के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हीमोग्लोबिन में हीम के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन्हीं 4 मॉलिक्यूल्स में जैसे कि मैंने बताया आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जैसे कि एक ये मान लो आप प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये मान लो ये अल्फा, ये 2 अल्फा की हो गई, ये 2 बीटा की हो गई। अब यहाँ पे ही आयरन के एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स और उसी में 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं Fe+2 स्टेट में। तो यही है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अब 4 आयरन मॉलिक्यूल ही जो है एक एक ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जब 4 ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये एक रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करते हैं। बाइंडिंग होती है, लोडिंग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका सैचुरेशन आता है और उससे बनता है Hb4O8, यानी कि 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ मिलके ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीजनेशन। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्योंकि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता कहाँ पे है, एल्वेलाई में या लंग्स में, वहाँ पे तो ये उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, बट जब उसको टिश्यूज को देना होता है तो वहाँ पे उसका डिसोसिएशन होता है। 2 मेन टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे। अभी मैं आपको आगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर बताऊंगी, तो वहाँ पे आपको 2 मेन टर्म्स बताऊंगी मैं। पहली है सैचुरेशन, दूसरी है डिसोसिएशन। सैचुरेशन मतलब बाइंडिंग या फिर हम बोल सकते हैं लोडिंग। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सैचुरेशन। और वही चीज़ अगर टिश्यूज में जाके, क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन हमें डिलीवर करने की जरूरत होती है, तो हीमोग्लोबिन वहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे भी जो इस ऑक्सीजन के वहाँ पे डिसोसिएशन कराते हैं हीमोग्लोबिन से, तो वहाँ पे ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन है जो ये काम कराता है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है। अब हीमोग्लोबिन होता कितना है, तो हम बोलते हैं कि हर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे पास प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 100 ml जो हमारा ब्लड है। अब ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 100 ml जो ब्लड है उसमें कितना होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये सब टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करती है, अप्रॉक्स 1.34 ml ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। तो अगर हम देखें 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना, 100 ml ब्लड टोटल कितना कैरी करता है, तो 15 इंटू 1.34 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हर 100 ml ब्लड जो है 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मतलब जैसे कि हम अगर देखें, ये हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स बताई थी मैंने आपको, अल्फा बीटा और ये। तो अगर 4 हीमोग्लोबिन है तो वहाँ पे 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, तो हर हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो अगर एक हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन ने बाइंड किया तो उसे हम कहते हैं 25% बाइंडिंग या फिर सैचुरेशन। और अगर दूसरा ऑक्सीजन भी बाइंड करेगा तो उसे बोलेंगे 50% सैचुरेशन। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ। और ये सैचुरेशन या फिर बाइंडिंग बढ़ती जाती है जब ऑक्सीजन बाइंड होता जाता है। सैचुरेशन एफिनिटी जिसे हम बोलते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी तब बढ़ेगी जब वो बाइंड होता जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन के साथ तो 25% सैचुरेशन आया, सेकेंड ऑक्सीजन बाइंड हुआ 50%, थर्ड ऑक्सीजन होगा 75% और फोर्थ ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा तो बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन 100% सैचुरेट हो चुका है, 100% बाइंड हो चुका है। अब जब वो टिश्यूज़ को जाएगा, टिश्यूज़ में जब ये ब्लड जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जाएगा तो वहाँ पे ये डिसोसिएट होगा और जितना ऑक्सीजन हमें टिश्यूज़ को देना होगा वो उतना देगा। जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हम देखते हैं कि 25% केवल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 25%, क्योंकि हमने कितना बोला है कि 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है 100 ml ब्लड। तो जब ये 100 ml ब्लड टिश्यूज के पास जाता है
तो इसमें से एक ऑक्सीजन यानी कि 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को मिल जाता है। तो जब 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाएगा तो बाकी का, जैसे कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, अगर ये 5 ml मिल गया तो बाकी का तो आप मान सकते हो ये 5 ml मिल गया तो अभी तो 75% तो ब्लड सैचुरेटेड है ना, तो ये 75% जो है वापस चला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जो कि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था। केवल 5 ml ब्लड ही है जो टिश्यूज को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने नॉर्मली खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, केवल उस 5 ml ऑक्सीजन को ही मेरा ब्लड जो है टिश्यूज में डिलीवर करेगा, बाकी का सारा वापस चला जाएगा। बट अगर वही कंडीशन एक्सरसाइज के केस में आ जाती है, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि वो कितना हो जाता है, वो 50% तक या 75% तक ही ये डिलीवर कर देता है। और एक्सरसाइज के केस में हम मानते ही हैं कि 75% तक ऑक्सीजन जो है टिश्यूज को दे देते हैं और केवल 25% ही है जो वापस से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाती है। तो ये हमने देखा कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में और एक्सरसाइज के केस में कितनी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में रहती है और कितनी हम टिश्यूज को डिलीवर करते हैं। तो टिश्यूज को कितनी देते हैं हम, 25%, यानी कि 20 ml का केवल 5 ml जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में टिश्यूज को जो है ऑक्सीजन दी जाती है। बट वहीं अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो 75% यानी कि 5 ml, 75% मतलब 5 और 5 15 ml ऑक्सीजन जो है हम टिश्यूज को दे देते हैं और केवल 25% ही है जो वापस से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाती है। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मेजर रोल प्ले करता है। आयरन ही है जो ऑक्सीजन से अपने Fe+2 स्टेट में बाइंड करता है और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यूज तक। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये तो हमने देखा कि कितना मिलता है, कितना टिश्यूज तक जाता है नॉर्मली। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, कितना ऑक्सीजन जो है टिश्यूज तक जाता है और नॉर्मल कंडीशन में। और अगर वही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाए, जैसे कि एक्सरसाइज के केस में नॉर्मल में 40 तक अपन मानते हैं, पर वही अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाए तो उस केस में, एक्सरसाइज के केस में हमारी बॉडी कितना जो है ऑक्सीजन देती है। और यहाँ पे मैं आपको एक और 2 टर्म्स और बनाना चाहती हूँ। पहला होता है बोर इफेक्ट और दूसरा होता है रूट इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट किसकी वजह से लगता है, अब मैं आपको आगे कुछ फैक्टर्स बताऊंगी जिसपे ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है या जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करता है। उनमें से एक आता है CO2 की कंसंट्रेशन। तो बोर इफेक्ट ये कहता है कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी, ये मेनली CO2 की कंसंट्रेशन की वजह से लगता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से लगता है। ये कहता है कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो उस केस में ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कम शो करेगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी। तो ये बोर इफेक्ट जो है CO2 के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। और दूसरा इफेक्ट होता है रूट इफेक्ट, जो लगता है उनमें से वन ऑफ द फैक्टर, एक तो CO2 है, एक है H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ये भी इन्वर्स रोल ही प्ले करता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी में। जैसे ही H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH ब्लड की कम हो जाएगी और ये क्या करता है, बाइंडिंग एफिनिटी को, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देता है। और यही सारे इफेक्ट्स हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आगे देखेंगे। बताया था कि ब्लड में क्या चीज़ होती है जो ट्रांसपोर्ट कराती है गैसेस का, वो होती है हीमोग्लोबिन। अब उसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मेनली हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि 2 गैसेस है जिनका ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन एंड CO2। अभी हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। तो हमारे ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो मेनली 2 प्रोसेस से होता है, 2 तरीकों से होता है। एक तो जो 3% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय प्लाज्मा होता है और 97% हमारे RBC यानी कि
हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है 97%। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मेनली दो ही तरीके से होता है, प्लाज्मा के थ्रू और आरबीसी के थ्रू। अब इसी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में ही हम एक कर्व पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में हमारे गिवन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसी के थ्रू हम पूरा समझ लेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन से कैसे कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कर्व किस किस के बीच में होता है, किन दो एक्सिस के बीच में होता है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज सैचुरेशन मतलब कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड फॉर्म में है, बाइंड करे हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ लोडिंग है। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन के, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। और अगर एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो उसे बोलते हैं 25% सैचुरेशन। और ऐसे ही अगर 2 ऑक्सीजन बाइंड करें तो उसे बोलेंगे 50% सैचुरेशन, 3 बाइंड करें तो 75% सैचुरेशन और 4 बाइंड करेंगे तो 100% सैचुरेशन। तो वही सैचुरेशन बोल रखा है कि कितना परसेंट सैचुरेशन हो रखा है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, कितने, जब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। कि अगर हम जैसे कि इस कर्व को अगर हम रीड करेंगे तो इस कर्व को हम उल्टा रीड करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ होता है? एल्वेलाई में होता है। कितना बताया था मैंने आपको? 104 के अप्रॉक्स बताया था। तो 104 पार्शियल प्रेशर या 100 मान लो अप्रॉक्स लेके चलते हैं अपन, तो वहाँ पे 100% सैचुरेशन, जबकि 100% सैचुरेशन कभी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का होता नहीं है। मेनली 97 to 98% ही सैचुरेशन हो पाता है। बट एनसीईआरटी ने क्योंकि ये कर्व 100% सैचुरेशन पे दिया है तो हमें भी वही पढ़ना पड़ेगा। तो 100% सैचुरेशन जो है वो किस लेवल पे होता है, कहाँ पे होता है? एल्वेओलाई में। यानी कि 100 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के पे कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है? तो 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, यानी कि चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चारों आयरन से बाउंड फॉर्म में है। और जैसे जैसे हम एल्वेओलाई से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू पहले हार्ट में और फिर हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो जैसे जैसे ये बॉडी में आएगा टिश्यू लेवल पे इसका एक्सचेंज होगा। जैसे 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 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना हो जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे? 40। मतलब देखो 100 से 40 कितना कम हो गया, तो इसका सैचुरेशन भी कम हो जाता है। और एक चीज़ मैंने आपको और प्रीवियस स्लाइड में बताई थी कि जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बॉडी होती है, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से है, पर हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, तो उस केस में हमारी जो ब्लड है वो कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है? तो वो केवल 25% ही ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और बाकी का 75 जैसे कि 5 ml ब्लड ही जो है वो टिश्यू पे, ये कहाँ पे है? एट 40। तो इसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल पे कितना ऑक्सीजन डिलीवर हुआ? ओनली 5 ml जो है ऑक्सीजन डिलीवर हुआ। तो उसे ओनली 5 ml, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो अभी भी बाउंडेड फॉर्म में है ना, तो इसे क्या कहेंगे? 75% तो ये सैचुरेटेड है अभी भी, पर ये डिसोसिएट कितना हुआ है टिश्यू लेवल पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में? तो ये 25% जो है डिसोसिएट हो चुका है। तो 2 टर्म्स है यहाँ पे, एक तो डिसोसिएशन और एक है सैचुरेशन। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो वो हुआ है 25%, और एसोसिएटेड अभी भी कितना है? तो वो है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाउंडेड है, तो अभी भी 75% जो है सैचुरेटेड है। टिश्यू में मैंने आपको नॉर्मल में बताया था कि कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 40। तो उस पर कितना सैचुरेशन आ रहा है? ये जो है 75% सैचुरेशन आ रहा है ऑक्सीजन का अभी भी। बट अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे, अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कम हो गया, और इधर अपन पीछे की तरफ आएंगे, जो कि जैसे कि एक्सरसाइज के टाइम पे या अपन कुछ भी हार्ड वर्क करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में और ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसका पार्शियल प्रेशर और कम हो जाता है। तो उस केस में अगर हम 20 पे बात करें तो हमारा सैचुरेशन और कम हो जाएगा। और एक्सरसाइज के केस में हमारी बॉडी कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर देती है हमारी टिश्यू को? ब्लड में से कितना चला जाता है? तो केवल 25% ही ऑक्सीजन रहता है प्रेजेंट, और 75% ऑक्सीजन यानी कि 15
ml ऑक्सीजन 15 ml ऑक्सीजन जो है ब्लड डिलीवर कर देता है टिश्यूज़ को, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो केवल 25% सैचुरेटेड है और 75% जो है वो डिसोसिएट हो चुका है। तो दो कंडीशंस यहाँ आती है, एक तो नॉर्मल कंडीशन में और एक एक्सरसाइज की कंडीशन में। ये बात एनसीईआरटी ने बोली है कि नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ब्लड जो है वो केवल 5 ml ब्लड को ही जो है टिश्यूज़ में देगा, यानी कि केवल 25% ऑक्सीजन ही डिसोसिएट होगा पूरे 100% जो ऑक्सीजन बाइंडेड होता है उसमें। और एक्सरसाइज के केस में जो है 75% ऑक्सीजन यानी कि 15 ml ऑक्सीजन वो दे चुका है हमारी टिश्यूज़ को, केवल जो है 25% ही वो वापस लेकर जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू आता तो है, बट सिस्टमिक वेन के थ्रू वो वापस हार्ट में जाता है। तो सिस्टमिक वेन से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो है हम ये देख लिया हमने, बट ये जो नॉर्मल कंडीशन में ये वापस से जाता है, 3 ऑक्सीजन बाउंडेड फॉर्म में वापस चले जाते हैं और वापस से फिर वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। 5 ml दिया, 15 ml अपने साथ वापस लेके गया। अब यहाँ पे डिसोशिएशन कितना हुआ, तो यहाँ पे डिसोशिएशन 100% में से 25% डिसोशिएशन हुआ। ये डिसोशिएशन की वैल्यू है, ये दोनों टर्म्स को हमें ध्यान रखना है कि डिसोशिएशन क्या होता है, सैचुरेशन कितना है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे नॉर्मल केस में तो डिसोशिएशन है 25% और एसोसिएटेड फॉर्म में अभी भी कितना बाकी है, तो एसोसिएटेड यानी सैचुरेटेड है 75%। तो यही होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, उस पर कितनी % हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है। हम इसको उल्टा शुरू क्यों करते हैं, उल्टा शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि हम एल्वुलाई से देखते हैं, हम जब इंस्पायर करेंगे तब हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और जैसे जैसे हम टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन दिया जाता है फिर, तो वो सैचुरेशन फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कम होता जाता है। 40 पे नॉर्मल कंडीशन में 75% जो है सैचुरेटेड है, 25% डिसोसिएट हो चुका है, और अगर हम और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को और कम करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा कम होता जाएगा। तो यही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इसमें मुझे आपको 2-3 बेसिक टर्म्स समझानी है। एक तो इसमें होता है राइट शिफ्ट क्या होता है, एक है लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इसको जो है अफेक्ट करते हैं, वो हम अगली साइड में देखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस कर्व को अफेक्ट करते हैं, और वो कर्व को कैसे अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम आगे देखेंगे। बट मैंने आपको 2 टर्म्स और बताई थी अभी प्रीवियस स्लाइड में, वो थी राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो उन फैक्टर्स की वजह से ये कर्व जो है राइट शिफ्ट होता है या लेफ्ट शिफ्ट होता है। मतलब राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ वो कम या ज़्यादा होती है। तो अगर राइट शिफ्ट की बात करेंगे, राइट मतलब इस तरफ, अगर कर्व इधर की तरफ शिफ्ट हुआ मतलब कि वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम हुई। अब हमें ये याद रखने में प्रॉब्लम आती है, तो हम कैसे याद रखेंगे, ये तो था हमारा नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन का ग्राफ जो कि सिग्मोइड कर्व था। अब उससे अगर कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो उसका मतलब है, जैसे कि यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे क्या लिख रखा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है। अब वो फैक्टर्स जो है इस ग्राफ को राइट या लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे तो वो फैक्टर्स कम या ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट होगा और बाइंडिंग एफिनिटी भी अफेक्ट होगी। राइट शिफ्ट में क्या होता है, बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, ग्राफ नीचे हुआ है, ग्राफ कम हुआ है, बाइंडिंग एफिनिटी भी कम हुई है। और यही अगर ये ग्राफ ऊपर जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, मतलब ये बढ़ रहा है बाइंडिंग एफिनिटी। अगर हम देखें एक पार्शियल प्रेशर को अपन मान लेते हैं, जैसे कि हमने ये 60 माना, तो अब आप ये 60 पे देख सकते हैं, बच्चों इधर ध्यान देना, ये 60 पे अगर हम देखेंगे सेम पार्शियल प्रेशर पे ही एडल्ट पे सैचुरेशन कितना है, यहाँ आ रहा है अप्रॉक्स, यहाँ पे आ रहा है इसका सैचुरेशन। बट अगर हम राइट वाले ग्राफ को और लेफ्ट वाले ग्राफ को देखते हैं तो राइट वाले में सैचुरेशन कम हो गया है, इस पॉइंट पे आ रहा है, और लेफ्ट वाले में वही हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन बढ़ गया है। तो हम ये ऐसे एक अगर पार्शियल प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं तो उस पर हम देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता क्या है।
अब राइट लेफ्ट शिफ्ट आपको समझ में आया, तो अब हम देखेंगे कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो राइट और लेफ्ट शिफ्ट करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ये जो दो टर्म्स होती हैं। तो राइट शिफ्ट में हम देखेंगे बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, वो क्या हुई है, कम हुई है। अगर हम ये राइट शिफ्ट वाला ग्राफ देखते हैं तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के ग्राफ से इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम हुई है, सैचुरेशन जो है वो कम हुआ है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है, अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है तो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और pH कम हो जाता है तो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी पे फर्क पड़ता है। पहला फैक्टर हुआ CO2, सेकंड फैक्टर हुआ H+, ये सब आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो ये सब जो है इनवर्स रोल प्ले करते हैं, अगर ये ज़्यादा होंगे तो बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी। और एक और प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस, हम पढ़ते हैं, हम सब में ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो उसी का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड और होता है जिसको बोलते हैं 2,3-DPG। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें दे रखा है 2,3-DPG, बट हम इसको 2,3-BPG भी बोल सकते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, मैंने बताया था हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो जो अल्फा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के साथ बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने से ये 2,3-DPG रोक लेता है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाती। तो इस तरीके से ये भी जो है बाइंडिंग एफिनिटी को अफेक्ट करता है, बाइंडिंग को कम करता है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग को, सैचुरेशन को, लोडिंग को कम करता है। ये तीनों टर्म्स हम एक साथ यूज कर सकते हैं, एक ही मतलब है इनका। तो 4 फैक्टर्स हैं, CO2 बढ़ेगा, कब एफिनिटी कम होगी, H+, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोटॉन बढ़ेगा तो जो है एफिनिटी कम होगी, टेम्परेचर के बढ़ने पे और 2,3-BPG के बढ़ने पे। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो किसमें रिलीज होता है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट साइकिल में ये प्रोडक्ट रिलीज होता है। और जैसे ही हमने राइट शिफ्ट पढ़ा वैसे ही उसका अपोजिट ही होता है लेफ्ट शिफ्ट में। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या, राइट शिफ्ट में क्या हुआ था, बाइंडिंग एफिनिटी कम हुई थी। यहाँ हमने देखा था कि ग्राफ जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था, सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कम हुआ था। तो हम लेफ्ट शिफ्ट में देखते हैं कि वो सैचुरेशन जो है बढ़ जाता है। तो जो हमने राइट शिफ्ट में देखा उसका अपोजिट लेफ्ट शिफ्ट में देखेंगे तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ग्राफ ऊपर की तरफ गया, बढ़ा रहा है उसको, और सैचुरेशन भी जो है बढ़ जाएगा। और जो जो फैक्टर्स ज़्यादा हुए थे राइट शिफ्ट में वो फैक्टर्स वहाँ पे कम हो जाएंगे, उसका अपोजिट हमें ध्यान रखना है। तो मेन 4 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, उसके बेसिस पे आप पूरा इसका आंसर कर सकते हो। जैसे कि पार्शियल प्रेशर CO2 का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो काम आपको पता भी है कहाँ पे होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का कहाँ कम होता है, एल्वोलाई में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। वैसे ही सेकंड वन क्या है, H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तब भी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ सकती है और 2,3-DPG का लेवल भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का बेसिक मीनिंग यही है कि बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये तो हमने एडल्ट का देखा था। मुझे आपको 2-3 टर्म्स यहाँ पे और बतानी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हीमोग्लोबिन के बारे में बता रही थी उस टाइम पे मैंने आपको फीटस हीमोग्लोबिन के बारे में भी बताया था। फीटल हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था कि अल्फा की 2 चेन्स होती हैं और वहाँ पे बीटा की जगह क्या होता है, गामा होता है। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि एडल्ट से फीटल वाली हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है। और जब मैंने आपको ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट बताया तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर उसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो वो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, वो कर्व शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन किसका, फीटस का, जिसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन अल्फा 2 गामा 2।
इसकी एफिनिटी हमेशा एडल्ट वाले से ज़्यादा होती है। और वहीं अगर हम मायोग्लोबिन का देखें तो मायोग्लोबिन का, ये तो इन दोनों का कर्व, हीमोग्लोबिन के साथ तो कर्व कैसा बनता है, सिग्मॉइड कर्व बनता है, पर अगर हम मायोग्लोबिन का देखेंगे तो मायोग्लोबिन के केस में जो हमें कर्व मिलता है वो मिलता है हाइपरबोला। और मायोग्लोबिन की एफिनिटी एडल्ट से और फीटस से दोनों से ज़्यादा होती है। तो ये जो कर्व है वो किसका है, मायोग्लोबिन का। और कैसा कर्व बना है, ये हाइपरबोला का कर्व बना है। तो हीमोग्लोबिन के केस में बनेंगे सिग्मॉइड कर्व और मायोग्लोबिन के केस में बनेगा हाइपरबोला। हमने देखा एडल्ट की जो है एफिनिटी कम होती है फीटस से, और फीटस से भी ज़्यादा एफिनिटी किसकी होती है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ मायोग्लोबिन की। तो मायोग्लोबिन के केस में आता है हाइपरबोला कर्व। ये सारे फैक्टर्स हैं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कराने वाले, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन की एफिनिटी किससे ज़्यादा होगी, कैसे ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन के साथ कब ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होगी, जब CO2 कम होगा। वो कहाँ पे होता है CO2 कम, हमारे एल्वेलाई में, और वो बढ़ेगी कब, बाइंडिंग एफिनिटी, यानी कि हमें बाइंडिंग एफिनिटी कम करनी है, मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करना है। और रिलीज कहाँ करते हैं हम, टिश्यूज में, जहाँ पे क्या ज़्यादा होता है, CO2 ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम वो समझ सकते हैं उस डायग्राम को भी याद करके कि कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और कहाँ पे ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा बाइंड करेगा, वहाँ ग्राफ जो है लेफ्ट शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट मतलब ज़्यादा, वो याद रखना है। और ज़्यादा क्या ज़्यादा, तो बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा। और राइट शिफ्ट मतलब कम, नीचे की तरफ। मैंने आपको अभी जो डायग्राम बताया था, जो ग्राफ बताया था, उसमें नीचे की तरफ बनाया था राइट शिफ्ट का, यानी कि वहाँ पे एफिनिटी कम हो रही है। तो वो कहाँ होती है, टिश्यूज में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप दोबारा इसको सुनोगे एक बार वापस से तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, अगर कुछ मिसिंग हो गया होगा तो थैंक यू सो मच।